हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी विद गुरुजी। इजी विद गुरुजी में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, ग्रामीण परिवेश की सेकंड क्लास में आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसमें हम सीधा सीधा आपको 3 हेडलाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको स्थानीय स्वशासन, और उसके बाद पंचायती राज, और फिर हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे। इनके अंतर्गत दोस्तों इनकी आवश्यकताएं, विकास, स्वरूप और संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से, और लास्ट में क्या है, प्रश्नोत्तरी, यानी कि हम क्वेश्चन करेंगे इनके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आए स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन दोस्तों एक ऐसी प्रणाली है जिसमें अंतिम व्यक्ति को भागीदार बनाकर उसको शासन प्रणाली में शामिल करना होता है। ठीक है, और अपनी समस्याओं को वो स्वयं करने लग जाए, मतलब स्वयं हल करने के लिए सक्षम बन जाए, तो ऐसा हम बनाते हैं। ये होता है दोस्तों आपका स्थानीय स्वशासन। ठीक है, इसका इसे कोई एक तरीके से हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसका एक काम होता है जवाबदेही करना, और दूसरा उसमें भागीदारी। जवाबदेही उद्देश्यपूर्ण तरीके से, और भागीदारी दोस्तों सक्रिय होती है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन, जिसको हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं, उसमें उद्देश्य पूर्ण यानी कि जवाबदेही रहती है और भागीदारी रहती है। अब इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आम जो नागरिक है उनको क्या क्या लाभ मिलता है दोस्तों? इसके लाभ है, देखो, आम नागरिक की जरूरतें पूरी होती है, और दूसरा दोस्तों विकास के फैसलों में सीधे तौर पर शामिल करना। ठीक है, ये इसके लाभ होते हैं। अब गांधी जी ने स्थानीय स्वशासन के बारे में कहा है, गांधी जी ने कहा है कि विकास के नियमन में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका स्थानीय स्वशासन एक तरीके से हमने समझ लिया है। ठीक है, अब इसके स्वरूप को समझते हैं। देखिए दोस्तों, स्थानीय स्वशासन के स्वरूप, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, स्थानीय स्वशासन में एक तरीके से हम कहते हैं, ऋग्वेद में भी दोस्तों सभा और समिति का मिलता है, और जिसका स्वायत्त संस्थाओं के रूप में दोस्तों सभा और समिति का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, मौर्य काल में एवं मध्यकाल में भी इसके विवरण हमें मिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों तो स्थानीय स्वशासन के स्वरूप की। तो 1882 में तत्कालीन वायसराय, जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, ने स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, पूरे देश को तालुका बोर्ड यानी जिला बोर्ड में बांट देना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है, और लॉर्ड रिपन को ही हम दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन पूर्णतः अधिकारों के साथ राज्य का विषय भी हमारा बना था। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन की मैग्ना कार्टा भी किसको कहा जाता है? ये भी हमारा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? इतनी बात आपकी क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद गांधी जी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा क्या थी। अब देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज्य की, उसको साकार करने के लिए दोस्तों स्थानीय स्वशासन को सबसे पहले हमें क्या करना था दोस्तों? मजबूत करना था। ठीक है, तो तब निर्णय लिया गया, और फिर क्या हुआ? पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की दोस्तों स्थापना की गई, और इसी मंत्रालय का जो पहला मंत्री था वो था एस के डे। ठीक है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का नाम बदल कर एक तरीके से हमने पंचायत कर दिया था। पंचायत का संस्कृत में अर्थ पंचायतन, यानी कि 5 व्यक्तियों का समूह। ठीक है, पंचायतन, पंचायत का मतलब ये होता है। अब जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी पंचायत से संबंधित ग्राम वार समिति का गठन किया। यह हम कह सकते हैं दोस्तों एक तरीके से कि बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार बलवंत राय मेहता जी को हमारा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति क्या थी? देखिए, स्थानीय स्वशासन की पूरी योजना को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया था किसने? बलवंत राय मेहता जी ने। इन्होंने त्रिस्तरीय मॉडल दिया था, जिसमें ग्राम, ब्लॉक, जिला के रूप में लोग पंचायती राज्य को लागू करने का इन्होंने पक्ष रखा था। ठीक है, अब इसका जो ट्रायल हुआ था दोस्तों, वो पहला ट्रायल आंध्र प्रदेश में हुआ था 1958 में। उसके बाद दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान राज्य के नागौर जिले में ये लागू हुई, और उसके बाद दोस्तों ये फिर पूरे देश में लागू हुई। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति वर्तमान में भी कार्यरत है। पंचायती राज दिवस हमारा 24 अप्रैल को, देखिए प्रधानमंत्री जो उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव जी थे। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें दोस्तों आपका भाग जो 9 है उसको पुनः स्थापित कर जोड़ा गया। ठीक है, और उसके बाद आपके 16 नए अनुच्छेद बनाए गए, जो 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें उसका गठन, उत्तरदायित्व, शक्तियाँ और प्राधिकार
और नेक्स्ट आपका दोस्तों 29 विषय इसमें किसमें जोड़े गए थे आपके, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों समितियां जैसे अशोक मेहता, पी.के. राव, एल.एम. लक्ष्मी, ये विभिन्न प्रकार की समितियों ने अपनी अपनी सिफारिश पर दोस्तों ये पंचायत जो है ये मॉडल दिया था। और पी.के. थुंगन समिति 1988, इन्होंने कहा था पंचायती राज्यों को शक्तिशाली बनाने हेतु, ठीक है, और इन्होंने ही संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव भी दिया था। किसने दोस्तों? पी.के. थुंगन समिति ने, ठीक है। तो बात करते हैं पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पालन करने वाले जो सबसे पहला राज्य था वो था दोस्तों मध्य प्रदेश। पंचायती राज व्यवस्था को जब संवैधानिक दर्जा मिल गया था तो उसका जो पालन किया था सबसे पहले किसी में? मध्य प्रदेश में। ये भी दोस्तों आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों। देखिए उसके बाद जब ये आपका पंचायती राज होगी व्यवस्था तो उसके बाद शब्दावली क्या हमारी स्पष्ट हो गई। तो भाई अब ग्राम किसको कहा? ग्राम उसको कहा गया। देखिए ग्राम की अगर हम डेफिनेशन दें तो राज्यपाल द्वारा अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ग्राम कहते हैं, ठीक है। अब ग्राम सभा क्या होती है? इसी राज्यपाल द्वारा जो अधिसूचित भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, इसी क्षेत्र में निर्वाचित चुनाव नामांवली में अधिकृत व्यक्तियों का समूह जो होता है वो दोस्तों ग्राम सभा कहते हैं। और ग्राम पंचायत समिति क्या होती है? अब इसी ग्राम सभा में यानी कि ग्राम स्तर की स्वायत्त संस्था, शासन की संस्था जो ग्राम सभा के अधिकृत व्यक्तियों द्वारा सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, ठीक है। अब ये जो ग्राम पंचायत समिति है इसको क्या दोस्तों? संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। क्लियर है? इसी प्रकार से दोस्तों कृषि के क्षेत्र में उसके बाद फिर हमारी जो है क्या योजनाएं शुरू हुई दोस्तों। पंचवर्षीय योजनाओं का जो मॉडल लिया गया है रूस से। तो पहली पंचवर्षीय योजना आ जाती है 1951 से लेकर 1956 तक, जिसमें उद्देश्य क्या था? कृषि, सिंचाई और विद्युत। दूसरी 1956 से 1961 तक है, जिसमें हमारा भारी उद्योग और चिकित्सा। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक खाद्यान्न उद्योग, ठीक है। उसके बाद चौथी 66 हो गया ना, तो उसमें 3 और वो करने के बाद 1969 से लेकर 1974 तक। इसी प्रकार से दोस्तों कृषि सिंचाई। और पांचवी 1974 से 1978 तक। तो प्राथमिक शिक्षा, काम के बदले अनाज और अंत्योदय कार्यक्रम भी इसी पांचवी वर्ष जो पंचवर्षीय योजना है इसमें शुरू किया था। दोस्तों ये भी आपसे डेफिनेटली 100% पूछी जाएंगी, तो उनको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। और छठी आपकी देखिए, छठी हमारी 2 बार, एक तो 1978 से 80 में समाप्त हो गई थी, उसके बाद 1980 से 1985 तक। इसका जो पर्पज था वो था कृषि उद्योग और ऊर्जा। सातवीं आपकी 1985 से लेके 1990 तक, जिसमें हमारा जवाहर रोजगार योजना चलाई गई थी। और 8वीं अनुसूची है 1992 से लेकर 1997 तक, जिसमें हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास। अब स्वास्थ्य में आपका शुद्ध पेयजल होना, टीकाकरण और मैला ढोने की प्रथा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अब बात करते हैं 9वीं की। तो 9वीं में आप क्या हुआ दोस्तों? ये 1997 से 2002 तक चली। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक, जिसमें हमारा सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट आपकी 10वीं 2002 से 2007 तक, सामाजिक अवसंरचना का विकास। और 11वीं 2007 से 2012, शिक्षा गरीबी उन्मूलन। और 12वीं आपकी 2012 से 2017, अर्थव्यवस्था को आर्थिक प्रतिष्ठापित बनाना है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी पंचवर्षीय योजना है, 12 पंचवर्षीय योजना है। लास्ट वाली कब हुई थी? तो यानी कि 12 वाली कब हुई थी? 2012 से लेकर 2017 तक। और पहले वाली कब हुई थी दोस्तों? तो कब हुई थी? 1951 से लेकर 1956 तक। क्लियर है? तो यहाँ तक दोस्तों अगर आपको समझ में आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेके आऊँगा दोस्तों, और आप अगर कुछ भी और चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।